हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप सब। माय नेम इज हिमांशु पल, केमिस्ट्री फैकल्टी मोशन रांची से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं जेई मेंस स्ट्रेटेजीज कि किस तरीके से हम लोग केमिस्ट्री को जेई मेंस जो अपकमिंग एग्जाम है जेई मेंस का उसके लिए तैयार करें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि काफी सारे चैप्टर्स हमारे जेई मेंस के सिलेबस में से रिमूव कर दिए गए हैं, बट उसके अलावा जो अब आने वाला एग्जाम है उसमें कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, किनको पहले प्रिपेयर किया जाए और किस तरीके से बैकलॉग को कवर किया जाए, वो सारी बातें हम लोग आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस अगर आप देखें तो बहुत ही कम हो गया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर रह गए हमारे। पहला चैप्टर है हमारा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको इनके जनरल ट्रेंड्स पता होने चाहिए। एटॉमिक साइज का वेरिएशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सारी बातें जो हम लोग करते हैं पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो एक्सेप्शंस आते हैं वो हमें बहुत ध्यान रखने हैं। तो उनके लिए मेमोराइज ट्रिक्स होती है जो आपको पता होनी चाहिए, और अगर नहीं पता है तो हम लोग अपने चैनल पर ये सारी मेमोराइज ट्रिक्स आपके सामने लेके आएंगे जेई मेंस के एग्जाम से पहले पहले। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे 110% एक क्वेश्चन होता है। 100% इससे क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग मेरे हिसाब से आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट करना चाहिए, देन उसके बाद मूव पीरियोडिक टेबल। उसके बाद जो चैप्टर तैयार करना चाहिए वो करना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लास 12th का ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसमें आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आईयूपीएसी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसके बाद वर्नर्स थ्योरी पे क्वेश्चंस आते हैं, बीबीटी के ऊपर आते हैं, सीएफटी के ऊपर आते हैं, और आइसोमेरिज्म से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर भी पता होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसके बाद अगला चैप्टर करेंगे। इससे भी डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, और अच्छा क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन आता है, और बच्चे बहुत आसानी से जेईई मेंस एडवांस में कर लेते हैं। अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक अगर मैं लास्ट ईयर के पेपर्स की स्टडी करूं, लास्ट 5 साल के पेपर की स्टडीज करूं, तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस बने हैं वो क्वेश्चंस बने हैं पोटेशियम पर मैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रॉपर्टीज के ऊपर, और उसके अलावा जो कंपाउंड्स है आयरन के, कॉपर के, कोबाल्ट के, तो उनके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं मेंस एग्जाम के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम पर मैग्नेट तक आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। दूसरा, ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। ऑक्साइड्स और हालाइड्स के बारे में बहुत सारा कुछ इससे पूछा जाता है, तो वो आप लोग को आना चाहिए। तो ये 4 चैप्टर हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो कि बहुत इजी चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सीधे सीधे इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं बनते बच्चों को। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत आती है, तो मेमोराइज करें, इन्हें बार बार रिवाइज करें ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। अब हम मूव करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आप बेस स्टार्ट करोगे, वो आप लोग को बेस आईयूपीएसी से होगा। आईयूपीएसी नेमिंग आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जीओसी 1, जीओसी 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जीओसी 1 से जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक के ऊपर पूछे जाते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर पूछे जाते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के ऊपर पूछे जाते हैं, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। चाहे मेंस का एग्जाम हो, चाहे एडवांस का एग्जाम हो, उसमें कंपैरिजन आता है, जो कि अमाइन चैप्टर और अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड में आप नॉर्मली एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। बट जीओसी 1 में हम वही सारे इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट पढ़ते हुए
हमें GOC1 में जो तैयार करना है वो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ तैयार करनी है, स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक ये तैयार करनी है, और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का टॉपिक और हाइपर कॉन्जुगेशन का टॉपिक, जिसमें आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें पढ़ते हैं। GOC1 में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें PYQs इसके जरूर लगाने, ठीक है। आप लास्ट 10 सालों के PYQs GOC1 के कर लीजिए, आपकी GOC1 कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी बात, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें बहुत ब्रॉड लगती है बट है नहीं, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी बहुत आसानी से हो जाएगी। फिर इसके बाद जो आता है इंपॉर्टेंट चैप्टर वो है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक कंपाउंड में से एक क्वेश्चन आपको जरूर दिखाई देगा, ठीक है। बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड में आपको फिनॉल, एनिलीन और टॉलिन की रिएक्शंस और इनके जो केमिकल टेस्ट है वो आप लोग को पता होनी चाहिए। इसके अलावा कार्बोनिल कंपाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिल कंपाउंड्स, अब ये कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड भी इंक्लूड कर रहा हूं, वैसे एल्डिहाइड कीटोन होता है लेकिन मैं कार्बोक्सिलिक एसिड भी इंक्लूड कर रहा हूं। तो मैं आप लोग को बता दूं, हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक कंपाउंड से एक क्वेश्चन, कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड से एक क्वेश्चन आना जरूरी है, और अल्काइल हैलाइड अल्कोहल ईथर से एक क्वेश्चन आना जरूरी है, और एक क्वेश्चन आपका अमाइन से मिलेगा। इनके ऊपर अमाइंस के केमिकल टेस्ट आप लोग को पता होने चाहिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अल्कोहल को लुकस टेस्ट आपको पता होना चाहिए, विक्टर मेयर टेस्ट पता होना चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज कार्बोनिल कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शंस। इनके ऊपर देखे जाएं तो लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और अपकमिंग एग्जाम में भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। दूसरी बात, अगर पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें केमिकल टेस्ट का बहुत यूज आता है, तो टॉलिन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट और आपका जितने भी कार्बोनिल के टेस्ट है, चाहे वो डीएनपी टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हो, वो आप लोग को पता होनी चाहिए। अब हम मूव करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, पहला मोल कंसेप्ट। सबसे पहले हमें जो रिवाइज करना है, जो सबसे पहले हमें पढ़ना है, मोल कंसेप्ट पढ़ना है, क्योंकि मोल कंसेप्ट हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का बेस है। तो मोल कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके ऊपर लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइशियोमेट्री के ऊपर क्वेश्चंस और पीओएसी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए मोल कंसेप्ट में। दूसरी बात, कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोल कंसेप्ट के तुरंत बाद ही आप सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12th का स्टार्ट करेंगे, ताकि क्योंकि मोल कंसेप्ट का पूरा कंसेप्ट सॉल्यूशन चैप्टर में लगता है, तो सॉल्यूशन को रिवाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। आप इन चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाएं, इनका एक फॉर्मूला चार्ट बनाएं जो अपनी दीवार के आगे लगाएं, जहां पर सुबह शाम जब भी आप उठे बैठे तो आप वो फॉर्मूले रिवाइज कर सकें। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्मूले। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो न्यूमेरिकल बहुत आसानी से हो जाएगा। इसके बाद जो मैं आपको सजेशन दूंगा वो है चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। इसको हम लोग स्टोइशियोमेट्री 2 भी कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में इक्विवेलेंट कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इक्विवेलेंट कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। टाइट्रेशन पार्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये 2 पार्ट हैं जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए।
रेडॉक्स रिएक्शन में, और बैलेंसिंग एंड ऑक्सीडेशन स्टेट तो आता ही है निकालने। तीसरा जो चैप्टर है आपका, इसके तुरंत बाद आप स्टार्ट करिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि कई सारी चीजें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। इजी चैप्टर है, बहुत टफ नहीं पड़ता, पुराने कंसेप्ट इसमें यूज होते हैं, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स के हो चाहे वो इक्विलिब्रियम के हो, दोनों चैप्टर के कंसेप्ट इस चैप्टर में यूज होते हैं। बट ये चैप्टर बहुत इजी पड़ता है और इससे जो क्वेश्चन आता है वो बहुत इजी आता है। तो मेरा सजेशन ये है कि मोल कंसेप्ट सॉल्यूशन करने के बाद, रेडॉक्स करने के बाद आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रिवाइज करें, इसके फॉर्मूले रिवाइज करें और इसके ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करें। इसके बाद जो अगला चैप्टर आता है वो हम लोग करेंगे इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम आयनिक और केमिकल दोनों की ही बात कर रहा हूं, बट केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो बेस है। आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में से देखा गया है क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अभी लास्ट 5 सालों में बहुत बार आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन पूछे गए। तो इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम से ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम का हो जाता है। आयनिक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लगता है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी पूरा कंसेप्ट आयनिक इक्विलिब्रियम में लगता है। तो ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, साथ में रेडॉक्स भी है। तो ये आप लोगों को तीनों चैप्टर बहुत अच्छे से आने चाहिए। और मैंने जैसे बोला कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 101% क्वेश्चन आएगा, तो इस बार भी आपको पेपर के अंदर देखने को जरूर मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन होगा, इजी क्वेश्चन होगा मेरे बच्चों, ठीक है। सॉल्यूशन से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और जो सॉल्यूशन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो बेटा इंटीजर टाइप क्वेश्चन होगा। तो अप्रोक्सीमेटली अगर वैल्यू आती है तो आप बिल्कुल इंटीजर्स वैल्यू लगा के आए, उसमें कोई मिस्टेक ना करें, ठीक है। दूसरी बात, जैसे कि अगर हम लोग आगे बढ़े तो थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, यहां से थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, इस चैप्टर में से आपको एमसीक्यूज में भी मिल सकता है और इंटीजर टाइप क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन 100% यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। मैंने जैसे बोला कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 100% मिलेगा, थर्मोडायनेमिक थर्मोकेमिस्ट्री से भी 100% क्वेश्चन मिलेगा, और आयनिक इक्विलिब्रियम में से भी 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा। सॉल्यूशन चैप्टर में एक बार आता है एक बार नहीं आता, बट सॉल्यूशन चैप्टर से भी आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो ज्यादातर चांस होगा कि वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये पता करना है। लास्ट और सबसे प्यारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी। केमिकल काइनेटिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी, केमिकल काइनेटिक्स और रेडियो एक्टिविटी में से केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है, इससे आपको क्वेश्चन मिलने के चांसेस है, बट 100% नहीं है। लेकिन इससे अगर क्वेश्चन आता है तो वो ज्यादातर इंटीजर टाइप क्वेश्चन होता है, और इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन। अगर आप देखो तो लास्ट 5 साल के केमिकल काइनेटिक्स से बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां पर आप डायरेक्टली रिलेशन से याद रखें, T 75% इज इक्वल टू 2T हाफ के बराबर होता है, T 87.5% 3T हाफ के बराबर होता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस आप लोग केमिकल काइनेटिक्स के बहुत आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आपको कवर करना है 100%। उसके अलावा अरेनियस इक्वेशन जो है सेकंड पार्ट, जो मुझे लगता है केमिकल काइनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, अरेनियस कंसेप्ट वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें पैरेलल ऑर्डर भी हम लोग पढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा जेईई मेंस की स्ट्रेटेजी थी, किस तरीके से हम लोग को कवर करना है मैंने आप लोग को बता दिया। ये सारे चैप्टर्स हैं, ये आपको कवर करने हैं। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो आपको कवर करनी है। प्रैक्टिकल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छे से आना चाहिए। सॉल्ट एनालिसिस, यानी कि सॉल्ट को एनालाइज करने वाले जीरो ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, इससे भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तो सॉल्ट एनालिसिस करना ना भूले, बिल्कुल अच्छे से करें। लेकिन मेरी सबसे ये राय है, जो आप लोगों को आता है, जरूरी नहीं है कि हम लोग 100% सिलेबस करें।
आप 80% सिलेबस करके जाइए, लेकिन उस 80% को सॉलिड करके जाइए। जैसे 10 चैप्टर है, 10 में से 8 करके जाइए, 8 करके जाइए, लेकिन वो 100% आपको आने चाहिए। अगर टाइम कम बचा हुआ है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि दिसंबर आ गया, जनवरी आने वाला है, तो हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। जो आपको चैप्टर्स अभी तक बहुत अच्छे से आते हैं, पहले उन्हें रिवाइज करें, उन चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करें, ताकि वो चैप्टर जो आपको अच्छे से आते हैं वो आपके 100% हो जाए। तो उससे कोई क्वेश्चन आए तो वो आप 100% करके आए। दूसरी बात, जो चैप्टर लास्ट टाइम में आप नहीं कर पा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा है यार, नहीं समझ में आ रहा, तो उन चैप्टरों को बिल्कुल भी टच ना करें, उनसे थोड़ी सी दूरी बना लें। ठीक है, क्योंकि हमारे जेई मेंस क्वालिफाई के लिए हमें, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, तो केमिस्ट्री में हमें 15-16 क्वेश्चन 90% से ऊपर लाने के लिए 15-16 क्वेश्चन करेक्ट करने। ठीक है, जो कि हम कर सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे कर सकते हैं कि जितने मैंने आप लोगों को चैप्टर बताया, उसमें से आप 80% सिलेबस बहुत अच्छे से कर लीजिए, 100% कर लीजिए, डेफिनेटली आपके 90% से ऊपर मार्क्स आएंगे। ठीक है, और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी चीज में कोई दिक्कत होती है, तो प्लीज आप लोग कमेंट करें और मुझे बताएं कि सर प्लीज इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं, ताकि हमारी हेल्प हो सके। तो अगर किसी भी बच्चे को पीरियोडिक टेबल में दिक्कत आती है, केमिकल बॉन्डिंग में दिक्कत आती है, या किसी भी चीज में, किसी भी चीज की इनऑर्गेनिक ट्रिक्स में दिक्कत आती है, तो हम लोग अपकमिंग वीडियोस लेके आएंगे, जिसमें मैं आप लोग को छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे आप एग्जाम बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सके। थैंक यू।